सिकंदर आजम से लेकर अमेरिका तक ईरान को फतह करने की कई बार कोशिशें की गई और ईरान कई बार फतह हुआ भी। लेकिन जो सबसे बड़ी और दिलचस्प बात कि ईरान की तहजीब को कभी शिकस्त नहीं दी जा सकी। ये पर्शियन सिविलाइजेशन हमेशा 5000 साल के तसलसल से बरकरार रही, कायम रही। असल में वेस्ट को, यूरोप को, ईरान से, पर्शिया से हमेशा सबसे बड़ा इशू ये रहा है कि ईरान एशिया की वो वाहिद सुपर पावर रही है जो सदियों से ही वेस्टर्न हेजमनी को, वेस्टर्न ताकत को चैलेंज देती आई है। पर्शिया की हिस्ट्री के जो अजीम बादशाह रहे हों, जैसे साइरस द ग्रेट जिनको कहा जाता है, इनकी अकैचमेंट एम्पायर हो, या उसके बाद फिर दारा जो बादशाहत का सिलसिला था, डारिस 1 हो, या फिर डारिस 3 हो, जिनके खिलाफ सिकंदर आजम इसी दारा को शिकस्त देने के लिए आया था यूनान से। और फिर मशहूर बैटल ऑफ गोंगमला भी हुई थी, लड़ी गई थी। अब बेशक सिकंदर आजम ने इस जो जंग है इसमें ईरान को फौजी एतबार से शिकस्त दे दी हो, लेकिन ईरान कभी भी सिविलाइजेशन एतबार से ख़त्म नहीं हुआ। इसका एक और बहुत बड़ी और अहम मिसाल ये है कि जब पर्शिया के अंदर, ईरान के अंदर इस्लाम आता है 7th सेंचुरी में, और जो सासिनी एम्पायर होती है वो ख़त्म होती है, यानी सासिनी एम्पायर ईरान की, पर्शिया की वो लास्ट ऐसी एम्पायर थी जो ख़त्म हुई और उसके बाद इस्लाम आया। इससे पहले ईरान या पर्शिया एशिया और अफ्रीका के अक्सर खित्तों, अक्सर इलाकों पर अपना कंट्रोल रखता था, और इनमें आज का इंडिया, आज का सेंट्रल एशिया, आज के मिडल ईस्ट के तमाम जो इलाके हैं वो शामिल हैं। इस्लाम आने के बाद भी, जब पर्शिया इस्लामाइज्ड हुआ, उसके बाद भी जो पर्शियन कल्चर है, पर्शियन सिविलाइजेशन है, ये भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा करती रही। और इसकी बहुत बड़ी और अहम एक मिसाल कि जब अब्बासियों का रूल आया, अब्बासिड एम्पायर बनी बगदाद में, इन जो 400 साल से ज़्यादा अरसा अब्बासियों ने हुकूमत की बगदाद में, इसमें जो बगदाद में कोर्ट कल्चर था अब्बासियों का, वो सब का सब पर्शियन कोर्ट कल्चर था। चाहे वो कोर्ट सिस्टम हो, प्रोटोकॉल्स हो, रॉयल टाइटल हो, पैलेसेस हो, शहनशाहियत का तस्वर हो, अमीर का तस्वर हो, मिनिस्टर्स का तस्वर हो, ये सब का सब जो पॉलिटिकल सिस्टम था, दरबारी निज़ाम था, जो कानूनी निज़ाम था, ये पर्शियन जो एम्पायर सासानी थी उससे ही लिया गया था, जिनको अब्बासी एम्पायर इस्तेमाल कर रही थी, यूज़ कर रही थी। अब्बासी दौर में बहुत मशहूर एक उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी जिसको बैतुल हिकमा कहा जाता है, इस जो ये बगदाद में लाइब्रेरी थी, इस बैतुल हिकमा में लाखों किताबें मौजूद थी और सबसे बड़ी तादाद में पर्शियन ट्रांसलेटेड वर्क्स ही मौजूद थे इस बैतुल हिकमा जो लाइब्रेरी है इसमें। अब इसमें जो उस वक्त का जितना भी इल्म था, जो यूरोप में पैदा हो रहा था, यूनान में पैदा हुआ था, मिस्र में पैदा हुआ था, जहाँ जहाँ पैदा हुआ था, वो पर्शियन जुबान की सूरत में इस जो बैतुल हिकमा बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, इसमें वो किताबें मौजूद थी बैतुल हिकमा के अंदर। यानी पर्शियन लैंग्वेज उस वक्त की सबसे बड़ी इल्मी लैंग्वेज जो है वो कही जाती थी। सासानी दौर के ही जो दीवान के सिस्टम थे, वजीर शाह सिस्टम थे, वो उस्मानियों ने और उससे पहले जो अब्बासी सल्तनत थी इन्होंने इख्तियार रखा। हत्ता के जो फारसी स्क्रिप्ट है, बेशक वो अरबी स्क्रिप्ट की तरह हो गया, उसको अरबी की तरह उसमें अल्फाज आए, लेकिन इसके अंदर अभी भी जो प्री इस्लामिक ट्रेडिशंस थी वो बरकरार रही। और इन सब पर जो बहुत ज़बरदस्त एक तहकीकी काम किया जिस ईरानी ने, वो फिरदौसी थे, जिन्होंने शाहनामा लिखा जिसमें 60,000 से ज़्यादा पर्शियन वर्सेस हैं, फारसी की वर्सेस हैं। और इस शाहनामा में फिरदौसी ने जो एंशंट हिस्ट्री रही है ईरान की, ज़बरदस्त तारीख रही है ईरान की, ज़ोरास्ट्रियन हों, पुराने बादशाह हों, उन सबको बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस किताब में उतारा है। फिरदौसी का जो शाहनामा है, दुनिया की शायद ही कोई ऐसी ज़ुबान हो जिसमें इसकी ट्रांसलेशन ना की जाती हो। उसके बाद फिर अगर हम देखें, इब्ने सीना जैसा मशहूर फिजिशियन, मशहूर फ़िलासफ़र, इसकी भी जो किताब द कैनन ऑफ मेडिसिन, ये फ़ारसी में। फराबी जैसा एक मशहूर जो फ़िलासफ़र था, इसकी भी जो लॉजिक के काम हैं, पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के काम हैं, थ्योरी के काम हैं, वो सब के सब फ़ारसी ज़ुबान में ही शुरू में थे। अब हम अगर बात करें कि ईरानियन या पर्शियन सिविलाइजेशन का
इंडियन सिविलाइजेशन में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इंडिया के कल्चर को किस तरह एनरिच किया है पर्शियन सिविलाइजेशन ने। तो इस हवाले से खुद जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो बार बार ये कहते थे कि ईरान और इंडिया एक ट्विन सिविलाइजेशंस हैं और इंडियन सिविलाइजेशन ने ईरान से बहुत कुछ लिया है। अभी भी हम देख सकते हैं कि जो हिंदू टेम्पल्स हैं, खास तौर पर राजस्थान में, दक्कन में, अवध के इलाकों में, इन टेम्पल्स में, इन मंदिरों में साफ तौर पर जो पर्शियन आर्किटेक्चर है, पर्शियन जो इमारतें हैं, उनकी रिफ्लेक्शन है। यहाँ की जो बड़ी जुबानें हम देखें, जैसे पंजाबी देखें, गुजराती, बंगाली, मराठी, सिंधी, कश्मीरी, इन सब पर भी पर्शियन की वाज़े छाप है। और जहाँ तक उर्दू का ताल्लुक है, ये तो वैसे ही 70% जो है वो पर्शियन इन्फ्लुएंस जुबान है। हत्ता कि हिंदी, जो हिंदी जुबान है, इसके अंदर भी कई अल्फाज हैं ऐसे, जैसे खुश, मोहब्बत, किताब, दुनिया, कई ऐसे सैकड़ों अल्फाज हैं हिंदी में भी जो पर्शियन जुबान से ही लिए गए हैं। हत्ता कि जो उस वक्त की सारा ऐसा काम लिखा जा रहा था जो हिंदू कर रहे थे, हिंदू दरबारों के लिए कर रहे थे, वो भी पर्शियन में हो रहा था। जैसे इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल है जो कवि भूषण थे, इन्होंने जो शिवाजी मराठों के लीडर थे, इनकी जो तारीफ में किताबें लिखी, वो भी सब पर्शियन में ही थी। फिर उसके बाद जो जिस तरह यहाँ के जो मशहूर शायर थे, जैसे अमीर खुसरो हों, इकबाल हों, गालिब हों, उन सब पर पर्शियन के भरपूर इसरात। और जो पर्शिया के शायर थे, पर्शिया के जो पोइट्री करने वाले थे, चाहे वो सादी हों, रोमी हों, हाफिज हों, वो सब जिस तरीके से इंडिया में पढ़े जाते थे, फारसी जुबान में लिखे गए थे और इंडिया में जिस शौक से पढ़े जाते थे, ये भी एक पूरी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। यहाँ पर जो इंडिया में रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स चली, चाहे वो कबीर की हों, बाबा गुरु नानक की हों, इन तहरीकों के अंदर भी भक्ति तहरीक हो, सिख मत हो, जो पर्शियन एक सूफीइज्म कहलाता है, उसका भरपूर असर रहा है। मशहूर ज़माना जो इंडिया का ताज महल है, इस ताज महल पर भी जो पर्शियन आर्ट कल्चर, पर्शियन का जो आर्किटेक्चर, पर्शियन जिस तरीके से इमारतें बनती हैं, उनका पूरा भरपूर असर है। मजहबी हवाले से बात की जाए तो जिस तरीके से पर्शिया में जो शियाइज्म आया, उसने इन्फ्लुएंस किया यहाँ के इलाकों को, खास तौर पर अवध के इलाकों को, जो यूपी का इलाका है, वो वाज़े छाप नजर आती है जिस तरीके का इन्फ्लुएंस पर्शिया से आया शियाइज्म का। अब अगर पहनावे की बात की जाए तो ये जो शेरवानी, चूड़ीदार पजामा वगैरह, ये सब पर्शियन कल्चर से इंस्पायर होकर आया है। खाने पीने की भी बात कर ली जाए तो जो बिरयानी, कबाब, पुलाव, कोरमा, हलवा, नान, शीरमाल, ये सब पर्शियन इन्फ्लुएंस्ड फूड्स थे। पर्शिया से ये खाने आए थे जिनको बरे सगीर में अपनाया गया। तो ये हैं चंद बड़ी और अहम झलकियाँ, अहम रिफ्लेक्शंस ईरानियन सिविलाइजेशन की, पर्शियन कल्चर की, पर्शियन सिविलाइजेशन की। ये देखने के बाद, ये समझने के बाद, क्या कोई कह सकता है कि वो ईरानी तहजीब को तबाह कर देगा? आपके सामने हमने जो रेफरेंसेस पेश किए, ये रेफरेंसेस किसी अमेरिकी सदर को ना पता हो, किसी यूरोप के, वेस्ट के दानिश्वर को ना पता हो, लेकिन ये इस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स हैं, इस्टेब्लिश्ड रेफरेंसेस हैं। ऐसी तहजीब को ख़त्म करना किसी भी तौर मुमकिन नहीं है जिस तहजीब की छाप अपने इलाके में ना हो, बल्कि पूरे एक खत्ते, पूरे एशिया के कॉन्टिनेंट में फैली हो। तो ये ईरानियन सिविलाइजेशन, पर्शियन सिविलाइजेशन का कंट्रीब्यूशन इस हवाले से किया गया वीलॉग रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म के जरिए आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।